गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो चलिए पहले परिचय देखते हैं। अधिकतर परिस्थितियों में हमारे आसपास की चीज़ों में कुछ न कुछ बदलाव होता है। इनमें से कुछ बदलाव अस्थायी और कुछ अस्थायी होते हैं। उन्हें भौतिक बदलाव कहते हैं। कुछ अन्य बदलावों में नए तत्व बनते हैं और कुछ अपनी पहचान खो देते हैं। इस तरह के बदलावों में हम मूल वस्तु को वापस नहीं ला सकते हैं, जिसका सीधा और सामान्य मतलब है यही है। उन्हें अस्थायी बदलाव के तौर पर जाना जाता है। तो आपने देखा अस्थायी और अस्थायी बदलाव। जैसे आप देख रहे हैं, कागज को जला दिया। ये परमानेंट या अस्थायी बदलाव के तौर पर हम इसे समझेंगे। कौन सा बदलाव? अस्थायी बदलाव कहेंगे। उदाहरण में देखेंगे, कागज के जलने पर कार्बन का बनना। जब कागज जल जाता है तो कार्बन के कण राख बन जाते हैं। इनको दोबारा से कागज नहीं बनाया जा सकता। इस तरह यह अस्थायी रासायनिक परिवर्तन कहलाए। उद्देश्य देखते हैं। इस पाठ को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन को पहचानना, रासायनिक प्रतिक्रिया के समीकरण लिखना, रासायनिक परिवर्तन को वर्गीकृत करना, विभिन्न तरह के रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उदाहरण की सूची बनाना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? एक रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें तत्व या तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया से एक नए तत्व या कई तत्व बनते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। जैसे लोहा प्लस सल्फर आयरन सल्फाइड का निर्माण। जब आयरन सल्फाइड का निर्माण हुआ तो लोहा और सल्फर रिएक्टेंट यानी अभिकारक हुए और आयरन सल्फाइड ये उत्पाद हुआ। और जब चीनी को गर्म किया जाता है तो जल जाती है। चीनी में पानी के अणु कार्बन छोड़ जाते हैं। जैसे चीनी का आपने फार्मूला देखा, C12H22O11 को गर्म करने पर 12 यानी 12 कार्बन प्लस 11 H2O का निर्माण हुआ। यानी कार्बन बाहर हो जाएंगे और पानी अलग हो जाएंगे। समीकरण को लिखने का तरीका, कि समीकरण लिखते कैसे हैं। तो चलिए समीकरण लिखते कैसे उसको भी देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट्स एक या अधिक, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे हम उत्पाद कहते हैं। उदाहरण, एल्युमिनियम ऑक्साइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएं जो एल्युमिनियम सल्फेट और पानी के रूप में हो। इस अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। Al2O3 प्लस 3H2SO4 एरो Al2SO4 का होल 3 प्लस 3H2O का निर्माण होगा। रासायनिक समीकरण को लिखने का मेन तरीका चलिए देखते हैं। तो मुख्य तरीका क्या क्या हो सकता है। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाते हैं। एक नंबर में देखेंगे, अभिकारकों के प्रतीक और सूत्रों को पहले बाईं ओर लिखा जाता है। यदि एक से ज़्यादा उत्पाद हो तो उनके बीच योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें अलग दर्शाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह लिखते हैं, Al2O3 प्लस H2SO4। तीर का
सिरा उत्पाद की ओर होता है जो उत्पाद के रूप में अभिक्रिया होने को दर्शाता है। प्रतीक और सूत्रों यौगिकों के गठन उत्पाद को तीर के निशान के बाद दाईं ओर लिखते हैं और यह दर्शाता है कि इसका गठन हुआ है। यहाँ पर एक योग चिन्ह भी लगाकर दो यौगिकों के बीच अलग अलग जगहों पर लगाया जा सकता है। यानी हम प्लस का चिन्ह उत्पाद के तरफ भी लिख सकते हैं और अभिकारक के तरफ भी लगा सकते हैं। लगाने का तरीका यानी अभिकारक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और उत्पाद भी एक से ज़्यादा हो सकता है। जब एक से ज़्यादा उत्पाद हो तो उन उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें अलग दिखा सकते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण यानी समीकरण को संतुलित करने का नियम। रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित है। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल में लोहा यानी Fe+S सल्फर एरो देकर FeS यानी सल्फर ऑक्साइड आयरन सल्फाइड का निर्माण हुआ। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यानी इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का निर्माण नहीं हो सकता है और न ही रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ तब संभव है जब हर परमाणु की कुल संख्या अभिकारक के बराबर हो साथ ही समीकरण के उत्पाद के जितना ही हो या उत्पादन के जितना हो। जिन समीकरणों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादन जितनी परमाणुओं की संख्या हो उसे संतुलित समीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी अभिकारक यानी जितने परमाणु होते हैं उतना ही अगर परमाणु उत्पाद में हो तो उस समीकरण को क्या कहते हैं, उस रासायनिक समीकरण को जब लिखेंगे तो वो समीकरण संतुलित समीकरण के रूप में जाना जाएगा। संतुलित समीकरण Al2O3 प्लस 2H2SO4 एरो Al2SO4 का होल 3 प्लस H2O इक्वेशन 1 मान लिए। उपरोक्त समीकरण एक असंतुलित समीकरण है। उसमें सल्फर का सिर्फ एक परमाणु है जो अभिक्रिया की ओर है, जबकि उत्पाद की ओर सल्फर के 3 परमाणु उपस्थित हैं। इक्वेशन सेकंड में देखेंगे Al2O3 प्लस 3H2SO4 Al2SO4 का होल 3 और H2O। अब यहाँ अभिकारक की ओर 6 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और उत्पाद की ओर सिर्फ 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। उपरोक्त समीकरण में H2O अणुओं को 3 गुणा करते हैं। अब समीकरण 2 में हम देखेंगे Al2O3 प्लस 3H2SO4 एरो Al2SO4 का होल 3 प्लस 3H2O। ये इक्वेशन 3 जो संतुलित समीकरण के रूप में जाना जाएगा। अब इस समीकरण 3 में ऑक्सीजन परमाणु 15 है जो अभिकारक और उत्पाद की ओर अंतिम समीकरण संतुलित है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तत्व और यौगिकों के मिश्रण से कई तरह के पदार्थ बनते हैं। लाखों यौगिक तत्वों या यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में तापन, दबाव, प्रकाश की उपस्थिति आदि के रूप में विभिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।
रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की प्रणालियों में घटित होती हैं, जैसे कि मानव शरीर, पौधे, उद्योग, प्रकृति इत्यादि। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए संयोजन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। कुछ अभिक्रियाओं में नया द्रव मूल तत्वों में मिलाया जाता है और तो द्रव से मिल जाता है। इस तरह की अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया वो होती हैं जिनमें एक ही तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाने पर पानी का निर्माण यानी H2O वाटर का निर्माण करता है। H2O यानी जो कोष्ठ में लिखा हुआ G, इसका मतलब गैस के फॉर्म में है, प्लस O2 ये भी गैस के फॉर्म में है। एरो देने के बाद 2H2O कोष्ठ में L लिखा गया, जिसका मतलब L यानी लिक्विड के फॉर्म में। जो वाटर होगा वो लिक्विड के फॉर्म में है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, तो वो गैस के फॉर्म में है। अब सेकंड देखेंगे 2Cu यानी कॉपर प्लस O2। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक के फॉर्म में पाया जाएगा। 4Fe प्लस 3O2 2Fe2O3 यानी रस्ट जंग के फॉर्म में देखने को आपको मिलेगा। संयोजन अभिक्रियाएं, एक मैग्नीशियम रिबन ले और उस पर लौह की गर्मी दें। इसके जलने से चमक सफ़ेद रोशनी निकलती है। मैग्नीशियम रिबन सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। पाउडर में थोड़ा पानी मिलाएं और लाल लिटमस पर एक ड्रॉप डालें। लाल लिटमस पत्र वो जो नीला हो जाता है, ऐसे संयोजन अभिक्रिया होता है। ऑक्सीजन हवा में मैग्नीशियम के साथ सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें एक यौगिक सरल यौगिकों में टूट जाता है। उदाहरण, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। पानी का अपघटन करने पर जब इसे बिजली से गुजारा जाता है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। अपघटन अभिक्रिया देखेंगे। संगमरमर का एक टुकड़ा लो, इसे चिमटे से पकड़े और कुछ समय के लिए आग पर गर्म करें। इसे ठंडा होने दें। इसे पानी में डालें और इसे लाल लिटमस पत्र डालें। इस तरह के लाल लिटमस पत्र नीले रंग में बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड के बनने पर पानी के साथ अभिक्रिया होती है जो उपरोक्त हल देता है, जिसे लाल लिटमस पत्र नीले रंग में बदल जाता है। एक टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम जिंक कार्बोनेट लें। टेस्ट ट्यूब को एक काग और एक डिलीवरी ट्यूब में फिट करें। लौ से उसमें उष्मा दें। इससे एक रंगहीन गैस बाहर निकलती है। इस गैर को नींबू पानी से गुजारते हैं तो यह दूधिया हो जाता है।
जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जिंक ऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नींबू पानी को दूधिया कर देता है। अपघटन अभिक्रिया में एक और उदाहरण देखेंगे। एक चाइना डिश में जो एक ग्राम फेरस सल्फेट लेकर गर्म करें। तेज गर्म करने पर फेरस सल्फेट का रंग हरे से बदलकर भूरा हो जाता है। एक तीखी महक गैस भी इसे बाहर निकलती है। ऐसा फेरस सल्फेट के अपघटन की वजह से होता है, जो कि ब्राउन फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 जैसी तीखी महक वाली गैस निकलती है। विस्थापन अभिक्रिया। एक विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं का एक समूह एक अणु में मौजूद एक और परमाणु द्वारा विस्थापित होता है। उदाहरण देखेंगे। आयरन को जब कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो इससे कॉपर धातु का निर्माण होता है। तो कुछ अन्य उदाहरण देख लीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे होती हैं जिनमें दो यौगिक आयनों को बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं। इन अभिक्रियाओं को पार्टनर एक्सचेंज अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये अभिक्रियाएं आयनिक यौगिकों में होती हैं। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन की अभिक्रिया में सल्फाइड कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं। इस प्रकार कॉपर का पार्टनर बदलकर हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के पार्टनर के रूप में होता है। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट बनता है, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निराकर अभिक्रियाएं भी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और इसकी कमी से एक ही समय होता है। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ में कमी होती है, ऑक्साइड होता है। क्रियाकलाप देखेंगे। एक डिश चाइना डिश लें और उसमें थोड़ा सा कॉपर पाउडर लेकर उसमें गर्म करने पर कॉपर पाउडर का क्या होता है, कॉपर पाउडर की सतह का रंग बदलकर काला हो जाता है। ऐसा ऑक्सीजन के कॉपर के साथ मिलने से होता है, जो कॉपर ऑक्साइड के रूप में बनता है। यदि हाइड्रोजन गैस इस गर्म सामग्री कॉपर ऑक्साइड से गुजारते हैं तो सतह पर ब्लैक कोटिंग बदलकर भूरी हो जाती है और फिर से ऐसा होने में कॉपर प्राप्त होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया की उदाहरण देखेंगे। क्यूप्रिक ऑक्साइड बदलकर कॉपर बन जाता है। इस प्रकार क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाता है। ऑक्सीजन हटने के बाद इसकी कमी हो जाती है, जिसे क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर के रूप में होता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड के इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन हटाता है, इसीलिए हाइड्रोजन कम करने वाला कारक है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इस प्रकार ऑक्सीकरण और कमी के साथ होते हैं। उदाहरण देखेंगे। सोडियम को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो यह बदलकर Na+ हो जाता है। ऑक्सीकरण को ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन की एक पदार्थ से नुकसान या कमी के लाभ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कमी या हाइड्रोजन या एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का लाभ ऑक्सीजन की कमी के लाभ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिंक ऑक्साइड होकर Zn+ हो जाता है।
जब जिंक की एक छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। इस अभिक्रिया में जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है और जिंक Zn2 प्लस हो जाता है। इस प्रकार जिंक ऑक्सीडाइज होता है। दूसरी ओर कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे यह ग्रहण करता है, जिंक जारी करता है और वो कॉपर हो जाता है। संक्षारण। आपने देखा होगा कि लोहे के बने पुराने गेट पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे के चीज़ों पर लालिमा युक्त भूरा रंग एक जंग होता है। कुछ अन्य सामग्री में भी इस तरह का जंग लगता है, जैसे चांदी पर काली परत और कॉपर पर हरे रंग की परत भी जंग का उदाहरण है। जंग एक प्रक्रिया है जो धातुओं को धीरे धीरे बाहरी हवा, नमी और उसकी सतह के हिसाब से रासायनिक क्रिया की वजह से होती है। विकृत गंधिता में देखेंगे, जब हम खाद्य सामग्री, वसा या तेल को लंबे समय तक रखते हैं तो वे विकृत गंधी हो जाते हैं और एक समय के बाद उनसे दुर्गंध और स्वाद बदल जाता है। ऐसे खाद्य सामग्री को बासी हो जाने की वजह से होता है। विकृत गंधिता वसा युक्त और तैलीय चीज़ों में हाइड्रोलाइसिस या उपचयन से होता है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट को खाद्य सामग्री को में अक्सर मिलाया जाता है, जिससे विकृत गंधिता का विकास होने से रोकने के लिए या रोका जा सकता है। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट में शामिल है पॉलीफेनॉल्स, एस्कॉर्बिक एसिड एंड टोकोफेरॉल्स। कुछ ऑक्सीडेंट्स हैं। विकृत गंधिता को कुछ हद तक रोका जा सकता है खाद्य सामग्री को रेफ्रिजरेटर में रखकर। खाद्य सामग्री को सूर्य की रोशनी से बचाकर और एयर टाइट कंटेनर में रखकर। खाद्य सामग्री के पैकिंग में नाइट्रोजन भरकर नाइट्रोजन गैस खाद्य सामग्री को ऑक्सीकरण से बचाती है और इस तरह से उसे दुर्गंध आने से रोकती है। क्या आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से होता है, जिसका प्रयोग दीवारों की पुताई में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे हवा से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार पर एक पतली परत बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसके बनने के 2-3 दिन बाद दीवार की सफ़ेदी में बेहतर चमक ला देता है। दिलचस्प है ये कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। अंश देखते हैं। आइए हमने जो कुछ सीखा उसे संक्षेप में दोहराते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं अस्थायी बदलाव करती है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाई जा सकती है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करें। संयोजन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। बस आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद। आगे फिर देखेंगे।